नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका जो RACIT का एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। और दोस्तों, यदि आपकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या फिर बहुत कम तैयारी है और दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे RKCL एग्ज़ाम के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाएं जिनके आने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए एक RACIT का ऐसा पेपर लेके आया हूँ जिसमें से दोस्तों लगभग 15 से 20% आपको आपके RACIT के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, तो आप हमारे इस पेपर के अंदर ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है समय 1 घंटा। यानी कि दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए आपको टोटल 1 घंटे का समय है वो दिया जाएगा। और दोस्तों इस पेपर में आपसे टोटल 35 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से दोस्तों इस पेपर के जो अधिकतम अंक हैं वो हैं 70। दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देखिए इस पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको एक ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि PDF को खोल दे। यानी कि दोस्तों जो PDF के अंदर पेज होते हैं उसको खोल दे, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसका नाम है एडोब रीडर। क्या नाम है दोस्तों? एडोब रीडर क्या है वो दोस्तों PDF फाइलों को खोल देता है और दोस्तों PDF फाइल हमें दिख जाती है। दोस्तों, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास में क्या है, कोई ना कोई एक कंप्यूटर है और दोस्तों इस कंप्यूटर पर आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सोशल मीडिया की जो साइट है उसका नाम है फेसबुक। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है इंस्टाग्राम और तीसरे नंबर पर है गूगल प्लस। और दोस्तों गूगल प्लस को हम अक्सर Gmail भी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है और दोस्तों ये कंप्यूटर पर हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग करने वाली साइटें हैं। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए आंसर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अब इसी के आगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को किस पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। दोस्तों वेब ब्राउज़र का मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम का यूज़ तो किया ही होगा। दोस्तों ये क्रोम जो ब्राउज़र है वो क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। और दोस्तों यहाँ पर आपको URL की फुल फॉर्म है वो भी आनी चाहिए। दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दोस्तों हर RCIT के पेपर में 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये दोस्तों आप याद करके जाना। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि आपका जो वेब ब्राउज़र है उसमें जो URL होता है उस पर क्या प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों वहाँ प्रदर्शित करते हैं एड्रेस बार। ठीक है दोस्तों, क्या प्रदर्शित करते हैं, एड्रेस बार। तो दोस्तों तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए दोस्तों हमारे पास में जो तीसरे का आंसर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, तालिका में मिलान करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 प्रकार के डिवाइस हैं वो दिए गए हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी डिवाइसेस पहचानने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए वह डिवाइस जिसे आप सूचना दो वो डिवाइस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और दोस्तों वहीं वह डिवाइस जिससे आप इंफॉर्मेशन लो वो दोस्तों आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और दोस्तों वह डिवाइस जिसमें आप डाटा का भंडारण करो उस डिवाइस को कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों हमारे पास में पहला जो पी ऑप्शन है इसमें आपको कहा गया है कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसे आप इंफॉर्मेशन देते हो। और दोस्तों कीबोर्ड पर आप बटन दबाते हो तो वो जो बटन है या टेक्स्ट हैं वो दोस्तों आपको कंप्यूटर में प्रदर्शित होते हैं, यानी कि दोस्तों आप सूचना दे रहे हो।
तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन यानी कि दोस्तों माइक, अब मैं माइक से बोल रहा हूँ यानी कि सूचना दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और दोस्तों ट्रैक बॉल भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है उसके सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पी ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पी ऑप्शन के अंदर जितने भी डिवाइस हैं वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो आगे देखिए आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन दें। और दोस्तों मॉनिटर क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों मॉनिटर पर जो भी गेम्स वगैरह चलते हैं, जो भी वीडियोस चलती है, जो भी इमेजेस वगैरह आती है, वो दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, दोस्तों प्रिंटर से हम पेज निकालते हैं तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, दोस्तों हेडफोन से आप बात सुन सकते हैं तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा भंडारण करे, तो वो दोस्तों करती है हार्ड डिस्क ड्राइव, वो क्या होती है, कंप्यूटर में होती है। तो इस प्रकार से पहले का पी और दूसरे का यहाँ पर आर और तीसरे का क्यू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, पी आर क्यू, यहाँ पे डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अब आप इसी के आगे देख सकते हैं, हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि वह कौन सी प्रोसेसिंग मोड है जहां पर एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम हैं उनको प्रोसेस करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए, यानी कि दोस्तों आपको पहले में तो ये कह रहा है कि आपके पास में कोई एक सीपीयू है जहाँ पर दो काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी दो काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास में दूसरी कंडीशन के अंदर दो सीपीयू हैं और दोस्तों प्रत्येक सीपीयू एक एक कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसको कहेंगे मल्टीटास्किंग। क्या कहेंगे दोस्तों, मल्टीटास्किंग। और यहाँ पर जो दोनों सीपीयू के अंदर कार्य हो रहे हैं उन्हें कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो बी ऑप्शन है उसमें कहा गया है मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग है, वो दोस्तों यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 5वें का वो हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं, हमारे पास में अब 6ठा प्रश्न आता है, राजमेघ क्या है। दोस्तों राजमेघ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्लाउड स्टोरेज किसे कहते हैं। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज वे स्टोरेज होता है जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियो या फिर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अपने मोबाइल की मुख्य मेमोरी डिलीट कर दी और दोस्तों यदि आपका डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव है तो आपको कोई भी नुकसान है वो नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का आपका डाटा सेव करता है। तो दोस्तों राजमेघ क्या है, एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे वो जन आधार कार्ड हो, मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, दोस्तों सभी के सभी डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार आपका डाटा राजस्थान क्लाउड में स्टोरेज करके रखती है। तो इस प्रकार से राजमेघ क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। तो यहाँ पर 6ठे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं आंसर सी है वो यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों तो अब आप इसी के आगे देख सकते हैं, हमारे पास में 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। दोस्तों तो पहले यहाँ पर आप समझिए, देखिए हमारे पास में क्या है, कोई एक कंप्यूटर है और दोस्तों इस कंप्यूटर से हमारा प्रिंटर जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रिंटर के कार्य को कौन नियंत्रित करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों प्रिंटर के कार्य को नियंत्रित करेगा कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ एक प्रोग्राम। दोस्तों उस प्रोग्राम का नाम है डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रिंटर को चलाता है और उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर 7वें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं उत्तर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि ऐसा कौन सा ऐप है जिस पर हमें वेब आधारित चैट सेवा मिले। यानी कि दोस्तों वेब आधारित का मतलब ये है कि इंटरनेट से जुड़ी हुई चैट सेवा मिले। तो दोस्तों वो हमारे पास में ऐप है, उसका नाम है स्काइप। क्या नाम है दोस्तों, स्काइप। इसमें आप वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो और साथ में चैटिंग भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन है वो उपलब्ध है इस ऐप पर। ये क्या है, एक पॉपुलर वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण है। दोस्तों जीमेल, आपके मन में आया होगा कि जीमेल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीमेल पर भी चैट कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, जीमेल पर आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, मेल कर सकते हो। आपको लंबी चैट से वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन दिखाया गया है हॉटमेल। तो हॉटमेल तो कोई नहीं होता, स्पैम भी कोई नहीं होता,
ठीक है, तो आंसर ए है वो 8वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्ड है जिस पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक डाटा के आधार पर जारी की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्ड है जिसमें 12 अंकों का एक कोड होता है। तो दोस्तों वो हमारे पास में कौन सा है, वो है आधार कार्ड। दोस्तों आप आधार कार्ड लेना, उस पर आपको 12 अंकों की विशिष्ट पहचान की संख्या मिलेगी और दोस्तों वही क्या है, आपकी पहचान है। तो इस प्रकार से 9वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 9वें प्रश्न के नीचे 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपको IRCTC की फुल फॉर्म है वो बतानी है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि RACIT के पेपर में 1 या 2 फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। और दोस्तों इस पेपर में आपको दूसरी फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों यदि आपको अपने रेल की टिकट बुक करनी है तो आपको IRCTC की वेबसाइट है उस पर जाना होगा और अपनी टिकट है वो बुक करनी होगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अब 11वां प्रश्न आता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन SSO का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक फुल फॉर्म एक और आ चुकी है। और दोस्तों SSO तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। दोस्तों SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, आपको प्रश्न में दे रखा है। तो इस प्रकार से इस फुल फॉर्म को भी जरूर याद करके जाना। दोस्तों SSO की सहायता से आप अपने बिजली का बिल भर सकते हैं, अपने स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक व्यक्ति की एक पहचान है। ठीक है, एक व्यक्ति एक पहचान, ये यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य है। बी ऑप्शन देखिए, सेवा के वितरण एवं हल्फनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर SSO के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सेव रहते हैं। यानी दोस्तों आपको दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं दस्तावेजों मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, इसका उद्देश्य है। तो आगे आप सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि SSO के द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी राजस्थान की सेवाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे आपकी राजस्थान बोर्ड का फॉर्म भरना हो, आपके RACT का फॉर्म भरना हो, जितनी भी दोस्तों डिजिटल सेवाएं हैं वो दोस्तों आपको SSO सभी के लिंक से वो मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये तीनों की तीनों क्या हैं दोस्तों, ये SSO के उद्देश्य हैं। और आपसे उद्देश्य नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसमें आप डी ऑप्शन देखिए। इसमें आपको कहा गया है कि SSO पर बिना पासवर्ड जाने आप अपने ट्विटर खाते को एक्सेस कर सकते हो। नहीं दोस्तों, यदि आप SSO का पासवर्ड नहीं जानते हो तो आपकी SSO ही नहीं खुलेगी। तो इस प्रकार से ट्विटर खाते पर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जो आंसर डी है वो क्या है, SSO का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर 11वें का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आगे देखिए, हमारे पास में अब 12वां प्रश्न आता है। MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता क्या होता है। दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल क्या होता है। दोस्तों MS एक्सेल एक प्रकार की शीट होती है। और दोस्तों MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है, शीट बनती है। और दोस्तों जितनी भी यहाँ पर मार्कशीटें बनती है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो भी गणितीय चीज़ें होती है वो सभी की सभी MS एक्सेल में की जाती है। और दोस्तों जो हमारे पास में MS वर्ड होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट बनती है। और जो हमारे पास में MS पावर पॉइंट होता है वहाँ पर स्लाइडें बनती है, एनिमेशंस बनते हैं। दोस्तों इसमें आपसे पूछा है कि MS एक्सेल जो होता है उसमें शीर्ष के अंदर जो सबसे बाईं ओर का सेल है वो क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में ये क्या है, शीट है। ठीक है, तो इस शीट के अंदर सबसे बाईं ओर शीर्ष के अंदर जो हमारे पास में सेल होती है उसका नाम होता है A1। क्या नाम होता है दोस्तों, A1। उसके बाद में आता है A2, फिर आता है A3। तो ये क्या है, हमारे पास में सेल्स का क्रम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, A1। देख सकते हैं आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में 12वें प्रश्न के नीचे 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। यदि आपका कोई दोस्त है और वो आपको इंटरनेट देना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करेगा। और दोस्तों आपको अपने मोबाइल में क्या ऑन करना होगा, दोस्तों आपको अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करना होगा, तभी दोस्तों आप उसके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो क्या है वो बढ़िया कनेक्टिविटी है, इसका यूज आप कर सकते हो। तो 13वें का जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि मुक्त विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है।
तो दोस्तों जो मुक्त विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है वो पूरी दुनिया में केवल एकमात्र उसका नाम है, वो है विकीपीडिया। जी हाँ दोस्तों, विकीपीडिया क्या है, मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है। और दोस्तों विकीपीडिया पर आप कोई भी चीज़ पा सकते हो और इस प्रकार से विकीपीडिया का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 14वें का जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो 14वें प्रश्न के आगे हमारे पास में अब 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो जो अधूरा ईमेल होता है वो किस ऑप्शन में चला जाता है। यानी कि दोस्तों आप कोई एक ईमेल लिख रहे थे और दोस्तों ईमेल आपका पूरा नहीं लिखा गया और आपकी बीच में कोई कॉल आ गई और दोस्तों आपने कॉल अटेंड की, उसके बाद में आप अपना ईमेल है वो लिखना भूल गए। तो दोस्तों वो जो ईमेल है वो दोस्तों जीमेल के ड्राफ्ट ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है ना, ड्राफ्ट ऑप्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 15वें का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं 16वां प्रश्न। इसमें कहा गया है कि आम तौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का कोड होता है। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं CVV। ठीक है दोस्तों, CVV क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जिसे दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर CVV करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास एक सुरक्षा कोड है जो कि 3 अंकों का है। दोस्तों तो आगे हमारे पास में अब 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन बी देखिए, भीम। दोस्तों भीम क्या होता है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। और वहीं पेटीएम भी क्या है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, आप सब जानते ही हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी SBI बड़ी में। तो मैं आपको बता दूँ SBI बड़ी क्या है, एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है जो कि SBI बैंक द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है SBI बड़ी क्या है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जिससे लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं। तो इस प्रकार से 17वें का जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 17वें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों तो अब हम 17वें प्रश्न के आगे 18वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों MS वर्ड पर आपने क्या किया, किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MS धोनी। क्या लिखता हूँ दोस्तों, MS धोनी। यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। और दोस्तों दूसरी बार मैंने इसी टेक्स्ट को वापस लिखा और इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, कॉपी कर दिया। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट है वो एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर चला जाएगा। और दोस्तों MS वर्ड के अंदर वो जो हमारे पास में क्षेत्र होता है उसका नाम है क्लिप बोर्ड। दोस्तों क्लिप बोर्ड के अंदर आपको कट और कॉपी दोनों टेक्स्ट हैं वो मिल जाएंगे, टेम्परेरी रूप से आपको मिल जाएंगे। यदि आप कंप्यूटर बंद कर देते हो, यानी कि पूरी तरह से शट ऑफ कर देते हो, तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से 18वीं का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो अब आप इसी के आगे देख सकते हैं हमारे पास में 19वां प्रश्न आता है। टाइम्स न्यू रोमन एक है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या चीज़ है। तो दोस्तों आपने सबने MS वर्ड तो चलाया होगा। दोस्तों MS वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हो और दोस्तों उन टेक्स्ट को विभिन्न शैली में लिख सकते हो। दोस्तों ये विभिन्न शैली में टेक्स्ट क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि सभी टेक्स्टों का क्या होता है, अलग अलग फॉन्ट होता है। तो इस प्रकार से टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट है। तो यहाँ पर 19वें का जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है, यदि स्लाइड शो के दौरान काले अधिक स्लाइड देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पर किस बटन को दबाएंगे। यानी कि दोस्तों आपने MS पावर पॉइंट में कोई एक स्लाइड बनाई है। ठीक है दोस्तों, मानते हैं आपकी स्लाइड है। दोस्तों ये स्लाइड चल रही है, आप चाहते हो कि ये स्लाइड पूरी की पूरी काली हो जाए और दोस्तों ये पूरी की पूरी रिक्त हो जाए, यानी कि एम्प्टी हो जाए। तो दोस्तों आप क्या करोगे, कीबोर्ड पर बी कुंजी दबाओगे। ठीक है दोस्तों, बी कुंजी दबाओगे जिससे ये पूरी की पूरी स्लाइड है वो ब्लैक हो जाएगी और पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से बी कुंजी आप दबाओगे तो 20वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बी कुंजी पब्लिश कब हुई थी, 20 अक्टूबर 2019 को। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपका जो RSCIT का एग्ज़ाम होगा उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 20 प्रश्नों में से लगभग 15 से 16 प्रश्न आपको आपके RSCIT के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपका RSCIT का पेपर बहुत अच्छा जाए
और दोस्तों इन्हीं प्रश्नों की आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।